नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मैं डॉक्टर था और अपनी आंटी की बेटी का मुफ्त इलाज करता था। आंटी की बेटी जवान थी लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके भोलेपन का कई बार गलत फ़ायदा उठा चुका था। उसकी इज्जत लूट चुका था। किसी को पता भी नहीं चला था। एक बार मैं अपने डॉक्टर दोस्त को साथ ले गया। जब हम दोनों वहाँ से निकलने लगे तो उसने मेरे हाथ में एक पर्ची थमा दी। जब बाहर आकर मैंने वो पर्ची खोलकर देखी तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गुजर चुके थे और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रिश्ते क्या होते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। डॉक्टर बनने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। एक दिन मैं अस्पताल में बैठा था, तभी मेरे दोस्त डॉक्टर ईशान ने मुझसे कहा, जवाहर अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। यही सही उम्र है तुम्हारी शादी करने की, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ सकें। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की है तो मुझे मिलवा दीजिए। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आपको पता है मेरे मम्मी पापा तो नहीं हैं, इसीलिए सब कुछ मुझे खुद ही करना होगा। डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, बहुत जल्द मैं तुम्हारी मुलाकात उससे करवाता हूँ। वो लड़की भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी। शायद दो टूटे हुए लोग एक दूसरे का सहारा बन सकें। उस समय मैं सोच रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है। क्या पता भगवान ने मुझे दूसरी बार खुशियों का मौका देने का फैसला किया हो। डॉक्टर ईशान ने वादा किया कि वो जल्द मेरी मुलाकात उस लड़की से करवाएंगे। उस दिन के इंतज़ार में मैं अपने क्लिनिक के काम में और मन लगाने लगा, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी रहने लगी। शायद ये उम्मीद की किरण थी या फिर उस सोच का डर कि अगर ये मौका भी मेरे हाथ से निकल गया तो क्या होगा। क्या मेरी ज़िंदगी में दोबारा कोई अपना होगा या मैं हमेशा इसी अकेलेपन का शिकार रहूँगा। अब मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा था कि ये मुलाकात मेरी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आए, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार जो खो चुका हूँ उसे दोबारा खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आजकल मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी कमी थी, एक ऐसी कमी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत और कुर्बानियों में गुजार दी, लेकिन अब मैं थक चुका था। मुझे महसूस होता था कि मुझे एक जीवन साथी की सख्त ज़रूरत है, कोई ऐसा जो मेरे साथ हो, जो मेरी ज़िंदगी के इस अकेलेपन को ख़त्म कर सके। मैं क्लिनिक में बैठता तो लोग मेरी इज्जत करते, मुझे डॉक्टर साहब कहकर बुलाते, मरीज मेरी सलाह को अहमियत देते और उनकी दुआएं मुझे मिलती थी। लेकिन जब शाम होती और मैं अपने घर वापस आता तो सब कुछ बदल जाता। मेरा छोटा सा घर बिखरा हुआ होता, हर चीज़ अव्यवस्थित। मेरे कपड़े धोने के लिए इंतज़ार करते, बर्तन सिंक में पड़े रहते और खाने के लिए मुझे या तो खुद रसोई में जाना पड़ता या बाहर से कुछ लाना पड़ता। मुझे याद है कि जब मैं थका हारा घर पहुंचता तो सबसे पहला काम बर्तन धोना होता। अपने कपड़े धोते हुए कभी कभी दिल में ख्याल आता, अगर मेरी मम्मी जिंदा होती तो ये सब कितना अलग होता। फिर खाने की चिंता होती, कभी तो हिम्मत करके खुद कुछ बना लेता और कभी बाजार से खा लेता। लेकिन मैं डॉक्टर था और ये अच्छी तरह जानता था कि बाहर का खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। हर निवाले के साथ ये सोच मेरे दिल पर बोझ डालती कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। ये सब करते हुए अक्सर दिल में ख्याल आता कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई जीवन साथी होती तो ये सब इतना मुश्किल ना होता। मुझे सिर्फ एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक दोस्त, एक हमसफ़र की ज़रूरत थी। कोई ऐसी जो मेरी बातें सुने, मेरे दिल की बात समझे और मेरे साथ ज़िंदगी के छोटे बड़े पल बांटे। एक ऐसा रिश्ता जिसमें शांति हो, प्यार हो और सबसे बढ़कर एक दूसरे की समझ हो। मेरे दिल में पति पत्नी के रिश्ते की एक खास जगह थी। मैं हमेशा से मानता था कि दुनिया के सारे रिश्तों में सबसे खास रिश्ता यही है, क्योंकि इसमें भरोसा, प्यार और कुर्बानी सब कुछ शामिल होता है।
पति और पत्नी जब इस रिश्ते में बंधते हैं तो वो एक दूसरे के लिए पूरे हो जाते हैं। वो एक दूसरे के दुख सुख, खुशियाँ और इच्छाएं बांटते हैं। मैं भी यही चाहता था। मुझे एक पत्नी चाहिए थी, एक ऐसी औरत जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने और मेरे दिल के इस खाली कोने को प्यार से भर दे। मैं मानता हूँ कि आजकल मैं इन्हीं ख्यालों में खोया रहता था। यूँ कहना ज़्यादा ठीक होगा कि मैं शादी के लिए तड़प रहा था। मेरी ये इच्छा सिर्फ अकेलेपन से भागने की नहीं थी, बल्कि एक अच्छी और पवित्र ज़िंदगी बिताने की तमन्ना थी। मेरी नीयत में कोई बुराई नहीं थी। मैं अकेला रहता था और ये अकेलापन मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मुझे किसी का साथ चाहिए था, कोई ऐसा जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी के अच्छे और बुरे पल बांट सकूं। मेरे सारे दोस्तों की शादियां हो चुकी थी और यही बात मुझे अक्सर अकेलापन महसूस करवाती थी। क्लिनिक में जब हम साथ बैठते तो उनकी बातों का मुख्य विषय अक्सर उनकी पत्नियां होती थी। कोई कहता, आज मेरी पत्नी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, वाकई दिल खुश हो गया। दूसरा कहता, यार आज सुबह से मेरी पत्नी मुझसे नाराज है। और पूरे दिन बात तक नहीं की। उनकी ये छोटी छोटी बातें मेरे दिल पर गहरा असर डालती थी। मैं अक्सर सोचता, काश मेरे पास भी कोई होता जो मुझसे नाराज हो, मुझसे लड़े और फिर मान भी जाए। कोई हो जो मेरे लिए खाना बनाए या कम से कम मेरे दिल की थकान को अपने दो शब्दों से कम कर दे। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी यही इच्छा बढ़ने लगी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा हो। लेकिन सच ये था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली थी। ना कोई मेरे लिए खाने का सोचने वाला था, ना कोई ऐसा जो मुझसे नाराज हो सके। मैंने खुद को पूरी तरह अपने क्लिनिक के काम में व्यस्त कर लिया था, क्योंकि घर जाने का मन ही नहीं करता था। वहाँ सिर्फ सन्नाटा मेरा इंतजार कर रहा होता था। क्लिनिक में समय बिताना ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। आज भी मैं यही कर रहा था, अपने काम में व्यस्त, दिल में एक अजीब सी घुटन लिए। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। कॉल डॉक्टर ईशान की थी, जो मेरे सीनियर भी थे और दोस्त भी। उनकी बातों ने मुझे पिछले दिनों उम्मीद दी थी कि शायद मेरा अकेलापन ख़त्म होने वाला है। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता तय करने का वादा किया था और मैं बेचैनी से उस दिन का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ईशान ने फ़ोन पर कहा, जवाहर, जिस लड़की से तुम्हें मिलवाना था वो मुलाकात अब 2-3 हफ्ते बाद होगी। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन आप तो कह रहे थे कि रविवार को मुलाकात तय कर देंगे। अब ये 2-3 हफ्ते का इंतज़ार क्यों? क्या समस्या है? क्या लड़की के साथ कुछ दिक्कत हो गई है? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, लड़की के साथ कोई समस्या नहीं है। बात यह है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे दोस्त भी हैं और मेरे मरीज भी, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। अभी रविवार को तैयार मत हो, 2-3 हफ्ते रुक जाओ, उसके बाद मुलाकात तय कर लेंगे। डॉक्टर ईशान की बातें मुझे परेशान करने वाली लगी। उनका लहजा भी बदला हुआ लगा, जैसे वो खुद भी किसी उलझन में हों। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनसे कहा, ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। फ़ोन रखते ही मेरे दिल में मायूसी की एक लहर दौड़ गई। मैं पिछले कई दिनों से इस मुलाकात के बारे में सोच रहा था। हर समय यही ख्याल आता था कि रविवार को मैं उस लड़की से मिलूँगा जिससे मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। लेकिन अब ये इंतज़ार और बढ़ गया था और मेरे लिए ये समय काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। मेरे दिल में ये तय था कि लड़की अगर ज़्यादा सुंदर भी ना हुई तब भी मैं उससे शादी कर लूँगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसके पीछे भी कोई नहीं था। बिल्कुल मेरी तरह मुझे लगा कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बिता सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब ये उम्मीद भी टूट गई थी। 2 से 3 हफ्ते का इंतज़ार मेरे लिए पहाड़ जैसा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि ये दिन कैसे गुजरेंगे। मेरी ज़िंदगी में पहले ही कोई ख़ास खुशी नहीं थी और अब ये छोटा सा सपना भी और इंतज़ार का शिकार हो गया था। मायूसी और गुस्से की हालत में मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये सब भगवान की मर्जी है और मुझे धैर्य रखना होगा।
लेकिन दिल के अंदर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने खुद को शांत रखने के लिए अपने आप को काम में और व्यस्त कर लिया, लेकिन ये एहसास कहीं ना कहीं मेरे दिल में चुभता रहा। शायद ये इंतज़ार भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, जैसे मेरी किस्मत की कहानी। लेकिन एक बात तय थी, मैं अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहता था, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक क्लिनिक में ही बैठा हुआ था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी और दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। मैंने सोचा कि आज घर नहीं जाऊंगा। घर जाकर करना ही क्या था। वहां पहुंचकर वही रोज के काम, अपने कपड़े धोना, बर्तन साफ करना या फिर थक कर सो जाना, ये सब रोजाना की तरह बेमतलब लगने लगा था। इसीलिए क्लिनिक में बैठे रहने का फैसला कर लिया। लेकिन समय जैसे रुक सा गया था। अब तो मरीज भी आने बंद हो चुके थे और मैं अकेला खामोशी में अपने विचारों में खोया था। मेरे पास गाड़ी थी और जब चाहता घर जा सकता था, इसीलिए मुझे कोई जल्दी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे कुछ है जो मुझे बेचैन किए जा रहा है। रात के इस समय क्लिनिक की खामोशी और मेरा अकेलापन जैसे मिलकर मुझ पर बोझ डाल रहे थे। सोचता रहा कि आखिर कब तक यहाँ बैठा रहूँगा। फिर दिल में ये ख्याल आया कि इंसान को आखिरकार अपने घर तो जाना ही पड़ता है, चाहे वो घर कैसा भी हो। काश मेरा घर ऐसा होता जिसमें कोई मेरा इंतजार कर रहा होता, कोई ऐसा होता जो मेरे लिए रात भर जाग रहा होता, जहाँ मेरे लिए खाने का इंतजाम कर रहा होता। अगर ऐसा होता तो शायद मैं समय से पहले घर जाने की कोशिश करता, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। अकेलेपन का ये एहसास आज कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया था। आखिरकार मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और क्लिनिक के दरवाजे को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही एक और समस्या सामने आई। जिस रास्ते से मुझे जाना चाहिए था वो बंद था। वहाँ पुलिस नाका लगा हुआ था और अब मुझे दूसरा रास्ता लेना पड़ा। ये रास्ता लंबा और सुनसान था। इलाके में इसे जंगल वाला रास्ता के नाम से जाना जाता था। जंगल से मतलब पेड़ों से भरा कोई घना जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता जहां आबादी का नामो निशान नहीं था। ये रास्ता वैसे तो ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन रात के समय सुनसान होने की वजह से ज़्यादा लोग उससे जाने से बचते थे। कुछ दूर दूर की कॉलोनियाँ जरूर थी, लेकिन वो भी एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम रखी। जल्दी मुझे वैसे भी नहीं थी, क्योंकि घर पहुंचकर भी मुझे कोई खुशी या स्वागत नहीं करना था। चलते चलते एक अजीब सा ख्याल दिमाग में आया। कुछ दिन पहले किसी ने इसी रास्ते के बारे में एक पुरानी कहानी सुनाई थी। यहाँ एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई होती है और रात के समय मुसाफिरों को रोककर उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। मैंने खुद को डांटा कि आज के ज़माने में कौन इन पुरानी बातों पर यकीन करता है। ये सब तो बस लोगों की कहानियाँ हैं, जिन्हें सुनकर रात का समय और डरावना लगता है। मैंने खुद को संभाला और गाड़ी चलाता रहा। सड़क पर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और माहौल में गहरी खामोशी थी। लेकिन फिर अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। वो तेज कदमों से चलती हुई आई और सीधे मेरी गाड़ी से टकरा गई। ये नज़ारा इतना अचानक था कि मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और गाड़ी लगभग रुकने के करीब थी। मुझे यकीन था कि गाड़ी उससे नहीं टकराई होगी, लेकिन वो सड़क पर गिर चुकी थी। शायद वो डर गई थी, जहाँ बेहोश हो चुकी थी। उस पल मेरे दिल में डर और घबराहट का तूफान उठा। सड़क में दूर दूर तक और कोई नहीं था। सड़क खाली थी और ना कोई गवाह था जो इस घटना को देखता। मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। लड़की सड़क पर पड़ी हुई थी और उसके आसपास रात का अंधेरा और रहस्य और बढ़ा रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। दिल में हजारों ख्याल और सवाल उठ रहे थे। ये लड़की क्या कर रही थी? वो इतनी रात को सुनसान सड़क पर क्यों थी? और सबसे बड़ी बात, वो सीधे मेरी गाड़ी से क्यों टकराई? जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने देखा कि वो वाकई सफ़ेद कपड़ों में थी और उसका चेहरा जमीन की तरफ झुका हुआ था। क्या ये वही कहानियों वाली चुड़ैल है
मेरे दिमाग में एक पल के लिए ये ख्याल आया, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं। मैंने उसके पास पहुंचकर उसे हिलाया, लेकिन वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। उसका शरीर ठंडा नहीं था, इससे अंदाजा हुआ कि वो जिंदा थी, लेकिन शायद बेहोश हो गई थी। मेरे दिल में हमदर्दी जागी, लेकिन साथ में डर भी था कि कहीं ये मामला मुझे किसी मुश्किल में ना डाल दे। मैंने एक पल के लिए सोचा कि अब क्या करना चाहिए। उसे छोड़कर नहीं जा सकता था, लेकिन इस वीरानी में मेरी मदद के लिए कोई और भी नहीं था। मेरे सामने कई सवाल थे, लेकिन समय की मांग थी कि मैं जल्दी फैसला करूं। मैं लगातार इस अजीब स्थिति के बारे में सोच रहा था। अगर मैं इस लड़की को किसी दूसरे अस्पताल ले जाता तो वहाँ के लोग जरूर मुझसे सवाल करते, ये कौन है, आप इसे कहाँ से लाए, इसके साथ क्या हुआ, कहीं आपने अपनी गाड़ी से इसे टक्कर तो नहीं मारी। मैं खुद डॉक्टर था और ये बात अच्छी तरह जानता था कि इस तरह के सवालों का सामना करना कितना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि इसे अपने क्लिनिक ले जाऊंगा। वो जगह मेरे लिए ज़्यादा सुरक्षित थी और वहाँ मैं आराम से उसका चेकअप कर सकता था। मैंने सावधानी से उसे उठाया और अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया। वो अब भी बेहोश थी और मैं बार बार सोच रहा था, आखिर ये सब हुआ कैसे। क्लिनिक पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर ले आया। मैंने तुरंत उसका चेकअप शुरू किया। सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन चेक की। शुक्र है उसकी हालत सामान्य थी। ऐसा लग रहा था वो सिर्फ डर और सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। उसके सिर पर एक हल्की सी चोट थी जो शायद उस समय लगी थी जब वो गिरी और उसका सिर मेरी गाड़ी के बम्पर से टकरा गया। लेकिन शुक्र है उसकी टांगों या किसी और हिस्से पर कोई चोट नहीं आई थी। उस समय मैंने गहरी सांस ली कि मामला ज़्यादा गंभीर नहीं था। ये सब करते हुए मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे की मासूमियत और शांति मेरे लिए अजीब सी आकर्षण बन रही थी। लेकिन मैंने खुद को तुरंत संभाला। मेरे दिमाग ने याद दिलाया कि ये लड़की मेरी जीवन साथी नहीं थी और ना ही कोई सपनों की राजकुमारी। ये सिर्फ एक संजोग था कि वो मेरे रास्ते में आ गई थी। खैर, मैंने उसे होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर हैरानी और जिज्ञासा थी। लेकिन जो उसने किया उसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। वो अचानक हंसने लगी, ऐसी हंसी जो खुशी और सुकून की निशानी होती है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपना खोया हुआ खिलौना दोबारा पा ले। वो ऐसे हंस रही थी जैसे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिल गया हो। फिर वो बोली, शुक्र है आप मुझे मिल गए। मैं ये सुनकर दंग रह गया। ना तो मेरा उससे कोई वास्ता था और ना ही कोई रिश्ता। फिर ये लड़की ऐसा कैसे कह सकती थी। मैंने तुरंत उससे पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं और आपका नाम क्या है। वो कुछ देर के लिए चुप रही, जैसे किसी गहरी सोच में हो। धीरे से बोली, मेरा नाम तान्या है। उसका नाम बताने का अंदाज ऐसा था जैसे वो झूठ बोल रही हो या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मुझे ये बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लगा, लेकिन मैंने और सवाल करने से बचते हुए कहा, अच्छा आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। शायद आपको चक्कर आ गए थे। जैसे ही मैं पानी लेने के लिए जाने लगा, वो तुरंत बोली, नहीं नहीं मत जाइए, मुझे डर लगता है। मैं उसकी बात सुनकर रुक गया, लेकिन अगर मैं पानी लेने ना जाऊं तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी, मैंने जवाब दिया। ये सुनकर वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी और वो बोली, अगर आप चले गए तो मुझे बहुत डर लगेगा। ये शब्द सुनकर मुझे अजीब सा लगा। वो इस तरह बात कर रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा से लिपट कर उनकी मौजूदगी का भरोसा चाहता हो। उसका तरीका बहुत मासूम और भरोसे से भरा हुआ था। मैं हैरान हो गया। ये लड़की मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और मैं भी इसे पहली बार देख रहा था। फिर भी इसका मुझ पर इतना भरोसा क्यों था। वो मेरे साथ इस तरह बात कर रही थी जैसे हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हों। मैं चुपचाप उसे देख रहा था और वो अपने ख्यालों में खोई थी। मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो एक पल में अजनबी लग रही थी और दूसरे पल में जैसे वो मेरी ज़िंदगी का कोई ज़रूरी हिस्सा हो।
मैंने खुद को संभालते हुए उससे कहा, देखिए आप आराम से बैठिए, मैं यही हूँ और कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आपको पानी पीना चाहिए ताकि आपकी तबीयत बेहतर हो। उसने मेरी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो किसी बड़ी मानसिक परेशानी का शिकार है, लेकिन ये बात अभी साफ नहीं थी कि उसकी हालत ऐसी क्यों थी। मैंने दिल में ठान लिया कि उसके बारे में सब कुछ जानना होगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं था। इस समय सिर्फ ये जरूरी था कि मैं उसे आराम और सुकून दूं। ये लड़की मुझे ऐसे पेश आ रही थी जैसे मुझे बरसों से जानती हो। उसकी नज़रें, बात करने का तरीका और सबसे बढ़कर वो मासूमियत से भरा भरोसा जो वो मुझ पर दिखा रही थी, सब कुछ बहुत अजीब था। मैं उससे पहली बार मिला था, लेकिन उसकी बातों में ऐसा एहसास था जैसे हम एक दूसरे के बहुत करीब हों। जब से वो होश में आई थी, उसकी आंखों में हैरानी के साथ एक अजीब सा अपनापन भी था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बहुत खास हूँ, जैसे मैं उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये सब सदमे या डर की वजह से हो रहा है, लेकिन जब वो मेरे और पास आने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि बात सिर्फ डर की नहीं थी। कुछ देर बाद वो खुद को संभालते हुए बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे थोड़ा पीछे हटने का इशारा किया और प्यार से कहा, आप आराम से बैठिए, मैं यही हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरी बात सुनकर उसने अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। वो हंसी ना सिर्फ मासूम थी, बल्कि उसमें एक तरह की शर्म भी शामिल थी, जैसे कोई लड़की अपने होने वाले पति से बात करते हुए शर्माती है। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी, आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैंने सोचा था। ये सुनकर मैं रुक गया। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने नरमी से पूछा। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि नज़रें झुकाकर और पास आ गई। उसके तरीके में ऐसी मासूमियत थी कि मैं उसे डांटने जा सकती से कुछ कहने की बजाय खुद ही पीछे हटने लगा, लेकिन वो फिर भी अपने अंदाज में मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने दिल को संभालते हुए कहा, देखिए आपको आराम की ज़रूरत है, आप अभी शायद सदमे में हैं, आपको होश में आना होगा। लेकिन वो मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं, यही काफ़ी है। ये सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि ये लड़की अपने होश में नहीं है। वो जो कुछ कह रही थी और जैसा व्यवहार कर रही थी, वो किसी सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग था। उसकी खूबसूरती और मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन साथ ही यह एहसास भी तेज हो रहा था कि मामला गड़बड़ है। मैंने खुद को समझाया कि ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है। मुझे सिर्फ इसकी मदद करनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कौन है और इसके साथ क्या हुआ है। मैंने उससे पूछा, देखिए आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कैसे पहुँची, क्या हुआ था और आपके घर वाले कहाँ हैं। उसने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझे घूर कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत सवाल करते हैं, बस इतना जान लीजिए कि मैं यहाँ आपके पास हूँ और ये सब किस्मत का खेल है। ये जवाब मेरे लिए और भी उलझन वाला था। मुझे यकीन हो चुका था कि ये लड़की अपने होश में नहीं है, लेकिन सवाल ये था, क्या ये सब किसी मानसिक तनाव की वजह से हो रहा है या फिर इसके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसने इसे इस हालत में पहुंचा दिया है। इसे मेरे इतने पास नहीं आना चाहिए था और ना ही मुझे इसके इतने पास जाना चाहिए था। तो वो हो गया जिसका डर था। साथ ही मैंने उसे पानी में नींद की दवा भी मिलाकर पिला दी ताकि वो आराम कर सके। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उस लड़की से दूर ही रहना चाहिए था। मुझे उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था, यहाँ वो मुझे मिली थी। लेकिन उस समय मेरे दिमाग ने सही काम नहीं किया। मैंने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं उसे अपने क्लिनिक ले जाऊं और उसकी मदद करूं। ये फैसला उस समय सही लगा, लेकिन अब जब मैंने उसके हाथ में मौजूद चीज़ देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। वो बेहोश थी। मैंने खुद उसे बेहोशी की दवा दी थी ताकि वो आराम से रहे और कोई समस्या ना हो।
मेरे लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो मुझसे अजीब व्यवहार कर रही थी, जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो, लेकिन उसकी हालत अब ऐसी थी कि मुझे लगा शायद उसे किसी विशेषज्ञ की मदद की ज़रूरत है। मैंने फैसला किया कि उसे वहीं छोड़ आऊं जहां से मैंने उसे उठाया था। यह सब मेरे लिए और बोझ बनता जा रहा था। जब मैं उसे उठाने लगा तो मेरी नज़र उसके हाथ की मुट्ठी पर पड़ी। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अलग है। उसकी मुट्ठी में कुछ दबा हुआ था, जैसे कोई छोटा सा कार्ड हो। बेहोशी की वजह से उसकी मुट्ठी ढीली हो गई थी और वो कार्ड आधा बाहर दिखाई दे रहा था। जिज्ञासा के मारे में मैंने उसके हाथ से वो कार्ड निकाल लिया और उसे गौर से देखने लगा। एक छोटा सा कार्ड था, जैसे किसी का पहचान पत्र या संपर्क कार्ड, लेकिन उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस कार्ड पर साफ शब्दों में लिखा था, ये एक मानसिक रोगी है जो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। ये कहीं भी जा सकती है। अगर ये आपको मिले तो कृपया इन 2 नंबरों में से किसी एक पर कॉल करें ताकि हम इसे वापस ले जा सकें। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ये लड़की, जिसे मैं बिल्कुल सामान्य समझ रहा था, एक मानसिक रोगी थी। वो शायद खुद को भी सही से नहीं समझ पा रही थी और मैं शर्मिंदा हो रहा था कि मैंने उसकी हालत को समझने में कितनी गलती की। मैंने तुरंत कार्ड को और ध्यान से देखा। उस पर 2 नंबर लिखे हुए थे। जैसे ही मेरी नज़र दूसरे नंबर पर पड़ी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये नंबर मेरे लिए जाना पहचाना था। मैंने जल्दी से याद करने की कोशिश की कि ये नंबर किसका हो सकता है, और अचानक मुझे याद आ गया, ये नंबर डॉक्टर ईशान का था। डॉक्टर ईशान, जो मेरे करीबी दोस्त और साथी डॉक्टर भी थे। उनका नंबर यहाँ देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस समय मुझे एहसास हुआ कि वो क्यों इतने परेशान थे। वो कुछ दिनों से जिस समस्या का जिक्र कर रहे थे वो यही थी। उनकी परेशानी की वजह यही लड़की थी। मैंने तुरंत अपने फ़ोन से नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से ईशान की आवाज़ आई, जो बहुत बेचैनी में थे। वो कहने लगे, जवाहर, इस समय बात करना संभव नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैंने तुरंत जवाब दिया, ईशान, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। यह सुनकर उनकी आवाज़ में उम्मीद की झलक आ गई। वो बोले, क्या मतलब? मैंने कहा, तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। उनकी हैरानी और खुशी दोनों उनकी आवाज़ से दिख रही थी। वो बोले, जवाहर, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? हमें 2 दिन हो गए उसे ढूंढते हुए। हमने पुलिस को सूचना दे दी है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। ये लड़की कहाँ से मिली तुम्हें? मैंने उन्हें संक्षेप में सारी बात बताई तो वो तुरंत बोले, अब और कुछ मत कहो, उसे तुरंत हमारे घर ले आओ। हम तुम्हारा शुक्रिया कहने का समय भी नहीं लेंगे, बस जल्दी आ जाओ। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और लड़की को लेकर ईशान के घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मेरे दिमाग में कई विचार चल रहे थे। मैंने उस लड़की के साथ जो सलूक किया था उस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो एक मानसिक रोगी थी जो शायद अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं जानती थी और मैं उसे गलत समझ बैठा था। जब मैं ईशान के घर पहुंचा तो वो और उनका परिवार बाहर खड़े थे। जैसे ही मैंने लड़की को उनके हवाले किया, ईशान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, ये मेरी आंटी की बेटी है जो बचपन से ही मानसिक समस्या की शिकार हो रही है। 2 दिन पहले घर से निकल गई थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जा सकती है। जवाहर, तुमने जो किया है उसके लिए हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। मैंने सिर झुकाकर कहा, ये तो मेरा फ़र्ज था। बस आप इसे संभालिए और इसकी हालत बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ईशान बोले, हाँ, हमें ये करना ही होगा। ये बहुत मासूम है, लेकिन इसकी बीमारी ने हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। ये कहते हुए उन्होंने लड़की को अंदर ले जाने का इशारा किया। मैंने गहरी सांस ली और वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मेरे दिल में एक सुकून था कि मैंने कम से कम अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन साथ में एक बहुत शर्मिंदगी भी थी। मैंने उसे गलत समझा और अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सका कि मैंने एक मासूम मानसिक रोगी के साथ इतना समय बिताया। ये घटना मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा सबक बन गई जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकूंगा।
मैंने जब उस लड़की को डॉक्टर ईशान के हवाले किया तो उनके चेहरे पर जो सुकून और खुशी थी वो बयान से बाहर है। वो तुरंत उसे संभाल कर अंदर ले गए और उसके लिए कमरे में एक आरामदायक जगह बनवा दी। मुझे लगा जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों से उतार दिया हो। उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने यकीनन इसका चेकअप कर लिया होगा, सब कुछ ठीक तो है? मैंने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, लेकिन शायद ये किसी वजह से डर गई थी, इसीलिए होश में नहीं थी। डॉक्टर ईशान ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ इसके साथ बहुत पहले से ऐसा होता रहा है। वो कभी कभार इस हालत में चली जाती है और फिर इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। खैर अब ये सुरक्षित है। वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे बल्कि जोर देते हुए बोले, चलो बाहर बैठते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूँ। हम दोनों बाहर लॉन में आकर बैठ गए। सर्दियों की ठंडी रात थी लेकिन अंदर से मैं बेचैन था। डॉक्टर ईशान ने चाय का कप मेरे सामने रखा और मुझसे बोले, जवाहर एक बात मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से बताना चाह रहा था लेकिन तुम्हारे व्यस्त शेड्यूल की वजह से रह गई। ये लड़की जिसे तुम अभी हमारे पास छोड़कर आए हो वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुमसे कुछ समय पहले रिश्ते की बात की थी। ये सुनकर मेरे हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा जैसे वो कोई मजाक कर रहे हों, लेकिन उनका लहजा और चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उन्होंने बात जारी रखी, यही वो लड़की थी और जब ये अचानक गायब हो गई तो मैं तुम्हें कुछ बताने की हालत में नहीं था। मैं बहुत परेशान था, सोच रहा था कि अगर ये ना मिली तो क्या होगा। मैंने उस समय तुमसे बात रोक दी थी और सोचा कि कुछ हफ्ते बाद तुमसे संपर्क करूंगा, लेकिन तुम खुद इसे हमारे घर ले आए। ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे दिमाग में वो सारे पल घूमने लगे जब मैंने उसके साथ समय बिताया था। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल में पाप का बहुत बड़ा एहसास होने लगा। अगर ये लड़की वही थी जिसे मेरे लिए चुना गया था तो मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, मैंने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया। मेरी परेशानी साफ दिख रही थी। ईशान ने मेरी हालत को महसूस करते हुए पूछा, जवाहर तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है? मैंने घबराहट में जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ये सब अचानक हो गया। वो मुस्कुराए और बोले, यही सोच रहे हो ना कि ये तो एक मानसिक रोगी है। मैंने सिर झुका लिया और वो बात जारी रखते हुए बोले, देखो जवाहर मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। ये बचपन से ऐसी नहीं थी। इसके मम्मी पापा का व्यवहार इसके साथ बहुत बुरा था। वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और अपनी बेटी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते थे। प्यार, ध्यान और मोहब्बत जो एक बच्चे का हक होता है उसे कभी नहीं मिला। वो इस तरह नज़रअंदाज किए जाने की वजह से मानसिक रूप से प्रभावित हो गई और अपनी मासूमियत खो बैठी। ये बेचारी इसी वजह से इस हाल में है। ये सुनकर मेरे दिल में हमदर्दी का एहसास पैदा हुआ, लेकिन साथ ही मेरा अंदरूनी डर भी बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ईशान ने अपनी बात जारी रखी, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ हो, ना मम्मी पापा ना भाई बहन, ऐसे अकेले लड़के को कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता। लेकिन तुम समझदार हो और तुम एक डॉक्टर हो, तुमने अपनी ज़िंदगी को अपने लिए बहुत मुश्किल बना दिया है, लेकिन ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर सकती है। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, लेकिन ये तो बीमार है, इसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, ना कि किसी पति की। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल इसका इलाज जारी है, लेकिन इलाज के साथ इसे प्यार और ध्यान की ज़रूरत है। ये वो चीज़ है जो इसे कभी नहीं मिली। अगर तुम इसका ख्याल रखोगे और इसे प्यार दोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसकी बीमारी का एक बड़ा हिस्सा मानसिक है जो सिर्फ प्यार और सुरक्षा से ठीक हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, देखो अगर तुम ये रिश्ता स्वीकार करते हो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और तुम्हारी ज़िंदगी में एक अच्छी जीवन साथी आ जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। ये तुम्हारा फैसला है। अगर तुम समझते हो कि तुम इसका ख्याल नहीं रख सकते तो तुम्हें हाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुमने हाँ कर दी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी नेकी होगी। ये बात सुनकर मैं चुप हो गया। मेरे दिमाग में उस लड़की का मासूम चेहरा और उसकी बेबसी की तस्वीर बार बार आ रही थी। क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता था? क्या मैं इसे वो प्यार और ध्यान दे सकता था जिसकी इसे ज़रूरत थी?
लेकिन मेरे अंदर एक पाप का एहसास भी था। मैंने इसके साथ जो किया क्या वो सब माफ़ हो सकता था? मैं चुप बैठा रहा और ईशान ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, जवाहर, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, सोचो, समय लो और फिर फैसला करो। लेकिन ये याद रखो, इसका कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। शायद तुम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी बदल सकते हो। मैंने उनके सामने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में कई सवाल और उलझनें उठ रही थीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह एक अजीब मोड़ लेगी। अगर मुझे पहले पता होता कि तान्या एक मानसिक रोगी है तो शायद मैं कभी भी उससे शादी का फैसला ना करता। डॉक्टर ईशान ने जो कुछ बताया उसने मेरे दिल में पाप का एहसास जगा दिया था। मेरे ज़मीर ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी गलतियों का पछतावा करूं। डॉक्टर ईशान से बात करने के बाद मैंने खुद को बहुत थका हुआ और उलझन में पाया। हर पल ये ख्याल सताता था कि मैंने उस लड़की के साथ जो किया वो माफ़ करने लायक नहीं था। लेकिन फिर मेरे दिल में एक आवाज़ आई, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया है तो अब उसकी ज़िंदगी संवारना तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैंने डॉक्टर ईशान को साफ साफ कहा, मैं तान्या से शादी के लिए तैयार हूँ। वो खुश हो गए और बोले, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है जो तुमने ये फैसला किया, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। उन्होंने तुरंत इंतजाम शुरू कर दिए और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा विवाह करवा दिया गया। विवाह के समय तान्या बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है। वो कभी कभी हल्की सी मुस्कुराती और कभी किसी गहरी सोच में डूब जाती। तान्या को मेरे घर लाया गया तो मैंने तुरंत उसकी देखभाल के लिए एक नर्स का इंतजाम किया। शुरू के 6 महीने बहुत मुश्किल थे। तान्या को अपनी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान और देखभाल की ज़रूरत थी। वो दवाइयाँ पहले भी ले रही थी, लेकिन प्यार और सुरक्षा की जो कमी थी वो मैंने पूरी करने की कोशिश की। उसके स्वभाव में अजीब बातें थी, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। ना वो चिल्लाती थी, ना गुस्सा करती थी। कभी कभार वो बच्चों की तरह हंसती थी और कभी अचानक रोने लगती थी। उसकी बातों में मासूमियत और एक अजीब सी आकर्षण थी। वो मुझसे ऐसे सवाल करती जैसे किसी बच्चे ने पहली बार दुनिया को जानने की कोशिश की हो। जवाहर, तुम्हें लगता है कि सितारे हमें देखते हैं क्या? चांद भी हमारी बातें सुनता है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान होता, लेकिन अब मुझे उसकी हर अदा अच्छी लगने लगी थी। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तान्या की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी कमी थी वो प्यार की थी। उसके मम्मी पापा ने उसे कभी वो प्यार नहीं दिया जिसकी उसे ज़रूरत थी। मैंने अपने अंदर के पाप के एहसास को एक ताकत बनाकर उसे अपना प्यार दिया। हर पल ये कोशिश की कि वो खुश रहे, उसके दिल में किसी भी तरह की कमी का एहसास ना हो। 6 महीने बाद मैंने नर्स को घर से विदा कर दिया। अब तान्या काफ़ी हद तक अपनी देखभाल खुद कर सकती थी। वो मेरे साथ खाना बनाती, बातें करती और कभी कभार शरारतें भी करती। वो धीरे धीरे एक सामान्य जिंदगी की तरफ वापस आ रही थी। मैंने उसकी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए बहुत सी छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश की। हम दोनों पार्क जाया करते थे, समंदर किनारे घूमते थे और कभी कभी देर रात सितारे देखने बैठ जाते थे। वो इन पलों में बहुत खुश होती थी। मेरी जिंदगी अब शांत थी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वो रात अब भी जिंदा थी। वो रात जब मैंने अपनी इंसानी सीमाएं तोड़ दी थी। मेरे दिल को बार बार चुभती थी, लेकिन हर बार जब मैं तान्या की मासूम मुस्कान देखता मेरा दिल कहता शायद भगवान मुझे माफ़ कर देगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गलती की उसे सुधारने की हर संभव कोशिश की। मैंने तान्या को एक नई ज़िंदगी दी और बदले में उसने मुझे शांति दी। अब वो मेरी पत्नी थी और मैं उसके साथ हंसी खुशी रह रहा था। समय गुजरता गया और तान्या पूरी तरह स्वस्थ होने लगी। अब वो पहले जैसी मासूम लेकिन संतुष्ट लड़की थी। हम दोनों की जिंदगी में खुशियाँ बढ़ती गई। एक दिन उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आज तुमने मुझे जीवन दिया, अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी ठीक ना हो पाती। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, नहीं तान्या, तुमने मुझे एक मकसद दिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में खो चुका होता। आज हम दोनों एक सुखी ज़िंदगी बिता रहे हैं। वो मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी बन चुकी है।
मेरे दिल में अब भी भगवान से माफ़ी मांगने का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं इस सच्चाई को मानता हूँ कि तान्या ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। ये कहानी सिर्फ तान्या के इलाज की नहीं बल्कि मेरे सुधार की भी थी। शायद ये भगवान की तरफ से मेरे लिए एक सबक था और मुझे उम्मीद है कि मैंने इस सबक को समझ लिया है। मेरी और तान्या की ज़िंदगी एक नए सफ़र पर चल रही है, जहाँ प्यार, भरोसा और माफ़ी के साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। उस रात मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक आम इंसान था, अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ, अपने काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त। लेकिन उस रात जब मेरी गाड़ी की रोशनी में वो लड़की बेसहारा सड़क के किनारे दिखाई दी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये पल मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। मैंने जो किया वो किसी भी तरह से सही नहीं था। मेरी नैतिक और इंसानी सीमाएं टूट गई थी। मैंने अपनी इच्छा के आगे हार मान ली और शायद इसी पल मेरी आत्मा ने मुझे दोषी ठहरा दिया था। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि इस घटना ने मेरे अंदर एक नई सोच पैदा की। जब मैंने तान्या को देखा तो वो सिर्फ एक अजनबी लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। शायद ये भगवान का फैसला था कि गलती के नतीजे में मुझे मेरी जीवन साथी मिले। ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई भी अजीब ही होती है। मैं अब भी सोचता हूँ, अगर वो रात ना होती तो क्या मेरी ज़िंदगी में तान्या आती? क्या मैं इस गलती के बिना भी उसे अपनी पत्नी बना सकता था? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आते हैं, लेकिन इनके जवाब मेरे पास नहीं है। मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि उस रात के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने की ठान ली थी। जब मैंने तान्या से विवाह किया तो मेरे दिल में ये प्रण था कि मैं उसे खुश रखूँगा। मैंने अपने प्यार और ध्यान से उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। शायद यही मेरा पछतावा था। आज वो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई है और उसकी मासूम मुस्कान मेरे दिल को शांति देती है। लेकिन क्या भगवान ने मुझे माफ़ कर दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने जो गलती की वो माफ़ करने लायक नहीं थी, लेकिन क्या मेरी माफ़ी, मेरा पछतावा और मेरी कोशिशें मुझे माफ़ी के लायक बना सकती हैं? आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या गलती के बाद की गई नेकी गलती को मिटा सकती है? क्या भगवान हमें हमारे कर्मों की वजह से परखता है या हमारी नीयत की वजह से? मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने उस गलती को सुधारने की हर संभव कोशिश की। आज तान्या मेरी पत्नी है और हमारी ज़िंदगी प्यार, भरोसा और खुशियों से भरी हुई है। मैंने उसे अपना पूरा ध्यान दिया और वो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वो रात अब भी जिंदा है, जो मुझे याद दिलाती है कि मैं एक गुनहगार हूँ। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।